हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो से हम क्लास 11 फिजिक्स की वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आज इसका पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये शुरू हो रहा है। कोई भी चैप्टर जब हम करेंगे तो किस तरह से हम उसमें आगे बढ़ेंगे, तो देखो, सबसे पहले उस चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं हम उसे करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एस एल अरोड़ा, फ्रॉम प्रदीप, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे। तो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन होगी फिजिक्स की। अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, इफ़ यू थिंक फिजिक्स इज डिफिकल्ट, देन दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें। आज इसका पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये शुरू हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें हम कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, पहले वन बाय वन इसके टॉपिक्स क्लियर करेंगे और फिर तब आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे हम। तो इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी इस पूरे चैप्टर को मैंने बेसिकली इन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर आपको ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, और उसके बाद फिर जो सब्सिक्वेंट वीडियोस हैं उनमें ये बाकी टॉपिक्स कवर होंगे। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। तो कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकें और नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस। डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे 1 किलोमीटर, जैसे 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इसको नंबर में एक्सप्रेस किया। अब यहीं पे अगर मैं लूँ लव, तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इसी तरह से वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब, और इस तरह से वी कैन मेजर इट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। बट एंगर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। affection, devotion, emotion, these are not physical quantities because इन्हें हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। यू गॉट इट? ऑलराइट। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल, या जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटीज ये इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर डेफिनेशन है, the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities, okay, independent of other physical quantities and are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities, okay, independent of other physical quantities and not defined in terms of other physical quantities। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं these are fundamental quantities होती 7 होती हैं, mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance। और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होती हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज स्पीड को हम एक्सप्रेस करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज में। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी, जितनी भी आपको ध्यान में आए सभी, इवन जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम, ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बिकॉज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। मतलब अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो होता है साइड क्यूब। तो बेसिकली इन्हें कैलकुलेट करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है। इन्हें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स वाई दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इन्हें डिराइव करते हैं हम किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ से। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसा तो हमने कई बार देखा है कि हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अदर क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो हम लिखते हैं ना मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमने मास को एक्सप्रेस कर दिया ना अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जबकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फिर ये बात का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी को हम अदर फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो देखो माय डियर, पहली बात तो ये है
कि अगर हम इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये ज़बरदस्त का एक्सप्रेस करना हो गया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो डेंसिटी और वॉल्यूम है ये फाइंड आउट बिल्कुल फंडामेंटली नहीं हो सकते हैं। डेंसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो या तो हमारे पास नॉन वैल्यू है पहले से, और वो नॉन वैल्यू भी कहाँ से आई है, वो मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके ही आई है। तो या तो हमारे पास कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हों डेंसिटी फाइंड करने की तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए होता है, और वॉल्यूम भी अगर फाइंड करना है वो भी डायरेक्ट नहीं होता है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको अलग अलग उसके फॉर्मूले हैं वो यूज़ करने होते हैं। यहाँ पर मास ही एक ऐसा है जिसको आप सीधा फाइंड कर सकते हैं बिना किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प के। आपको क्या चाहिए, बस एक बीम बैलेंस चाहिए जिसको हम तराजू कहते हैं, और मास हो गया फाइंड, आराम से आप कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो अपनी खुद की होती हैं, यानी आप उन्हें डायरेक्ट आराम से पता कर सकते हैं बिना अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प के। लेकिन अगर आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की या अदर क्वांटिटीज़ की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब आपको बात समझ आ गई? तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप डायमेंशंस पढ़ेंगे तो डायमेंशंस तो सारा यही खेल है। आपने देखा ना डायमेंशन में क्या होता है, एम एल टी -1 है या फिर ML2 T-2 है। ये सब क्या हैं? ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही तो हैं। तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं सबको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो जो डायमेंशन है बेसिकली डायमेंशन में यही होता है कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं सबको एक्सप्रेस करते हैं, सारी क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। यानी ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ओके, अब देखो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो उसमें एक तो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। अगर मैं बात करूं जैसे 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स ये कोई डिस्टेंस है, ये है फिजिकल क्वांटिटी, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है उसकी यूनिट। तो वही यहाँ पर लिखा है कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट। अब देखो यूनिट्स आपको पता है कि यूनिट्स अलग अलग होती हैं। जैसे लेंथ है तो उसकी यूनिट हम किलोमीटर भी होती है, उसकी यूनिट मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है। तो अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो ये ध्यान में रखना आप, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी की बात करूं कि हमारे पास है कोई डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स और इसे हमने एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर्स में, तो कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि जो किलोमीटर होता है दैट इज़ सीधा लिख दो, ये मीटर में हुआ और फिर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 1 मीटर की, तो वो तो है ही खैर। लेकिन जब हमारे पास बड़ी यूनिट्स होती हैं तो फिर हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास देखो ये है N1, ये है U1, ये है N2 और ये है दूसरी यूनिट U2। तो हमने N2 फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि 10 किलोमीटर्स इज इक्वल टू N2 इंटू और यहाँ पर सेंटीमीटर, इसको भी इंटू कर दो चाहे। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को नीचे लेके आ जाएं तो क्या होगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा और कट जाएगा। तो बेसिकली N2 आ जाएगा, कितने हैं 6 ज़ीरोज़ हैं, 10 की पावर 6 ज़ीरोज़। ओके, बेसिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है इतना। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 1 × 10 पावर 6 इतना। ओके, अगर हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स ले, अब जैसे हमारे पास इस तरह से है कि कोई स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड में तो ये है n किलोमीटर्स पर आवर में हमने फाइंड करना है क्या है। तो अगेन
आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे N2 फाइंड करना है। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है N1, ये है U1, ये है N2 जो कि हमने निकालना है, और ये है U2। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, N1 हमारे पास है 20, फिर है ये मीटर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 मीटर लिख देते हैं, ठीक है ना, मीटर अकेला लिखना ठीक नहीं है, और नीचे ये 1 सेकेंड लिख देते हैं। क्लियर है? N2 हमने निकालना है, U2 ये यहाँ पे 1 किलोमीटर लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 आवर लिख देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? और अब हमने कन्वर्ट करना है, तो एक काम करते हैं, N2 हमने निकालना है, इसको ऊपर, इसको इधर लेके जाओ। ये ऊपर आया और यहाँ से इधर नीचे आएगा, और ये N2 अलग बच गया है। और अब हमने क्या करना है कि इन्हें कन्वर्ट करना है ताकि हम कैंसिल कर सकें। तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे हम सेकेंड में, तो आप जानते हैं 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड्स। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। तो यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हुआ, और ये आ गया 72। तो बेसिकली N2 इज़ 72। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो जो N2 है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, दैट इज़ 72 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, ये इसका प्रॉपर वे है करने का। ऑफ कोर्स इसके कुछ शॉर्टकट तरीके भी हैं, वो अपनी जगह पे हैं, बट मैं आपको बस ये फॉर्मूला समझाना चाह रहा था कि ये है क्या। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करके ये फाइंड किया है। ओके, तो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स। तो जो फिजिकल यूनिट होती है किसी भी चीज़ की, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ यहाँ पर ये पीस है, ये शुरुआत है यूनिट्स की, हमें किलोग्राम भी पता नहीं है क्या है, क्या होता है। तो फिर किसी ने क्या किया कि एक काम उसने क्या किया, एक टुकड़ा ले लिया यहाँ से, ये तो एक छोटा सा ये टुकड़ा है, इसको कुछ नाम दे दिया गया कि भाई इसका नाम जो है ये 1 किलोग्राम है। तो जो बाकी है वो इसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये जो बाकी है इसका कितना गुना है, कितना मल्टीपल है, तो ये पूरी चीज़ उतनी किलोग्राम हो जाएगी। तो यही है फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया। एक कोई लेंथ है कि ये भाई ये लेंथ कितनी होगी, तो फिर किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, जो इतना हिस्सा है इसको हम ले लेते हैं कि ये 1 मीटर है। अब ये आज से हम इसको 1 मीटर कहेंगे। दूसरे ने बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये 1 मीटर है। 100 लोगों ने बोला 1 मीटर है। पूरे वर्ल्ड में ये बात फेमस होगी कि इतना भाई हम 1 मीटर बोलेंगे। तो अब ठीक है, अब इसी के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होंगी कि ये पूरे की पूरी इसका कितना टाइम्स है, तो ये पूरी जो चीज़ है वो उतना मीटर हो जाएगा। तो किसी भी जो यूनिट की शुरुआत होती है ऐसे ही होती है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा ये जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है देखो। फिजिकल यूनिट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट वी यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। आगे मैं और भी बताऊंगा कि इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक हमने स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया, चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, मतलब मास का हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो बड़े मास को हम कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो सेम काइंड का मतलब वही कहा गया है। ओके, कि जो मास का एक छोटा सा, जिसको हमने एक यूनिट माना है, तो बड़ा कोई मास हो तो उसी यूनिट से हम उसी के मल्टीपल में देखेंगे, उसको हम कहते हैं अ फिजिकल यूनिट। जो हमने जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट लिया था किसी फिजिकल क्वांटिटी का। गॉट इट। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम कहते हैं कि हाँ भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड होनी चाहिए। आजकल तो इवन जब जब कोई यूनिट बनती है तो उसकी डेफिनेशन वो कह देते हैं। अभी आप आगे देखेंगे, इस तरह से अगर आप देखेंगे
तो एवन एक मीटर की भी डेफिनेशन है, एक किलोग्राम की डेफिनेशन है, इस तरह से है। और ये फिक्स रहती हैं, अभी हम इस पे आएंगे वैसे, लेकिन ये फिक्स रहती हैं। फिक्स का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं होगी। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पुराने ज़माने में आपने कई बार देखा होगा कि कोई लेंथ नापने के लिए तो क्या करते थे, एक कोई पर्सन ऐसे नापता था कि भाई ये इतना किया, फिर इतना किया, तो ये इतना बालिस्त हो गया, बालिस्त या बिलान हम जिसको कहते हैं, इतना हो गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम यूनिट कह ही नहीं सकते, क्योंकि देखो हर किसी का जो साइज है हैंड का वो डिफरेंट होता है ना, तो इसीलिए हम इसको एक फिजिकल यूनिट नहीं कह सकते। ये तो बस एक ही, चलो एक छोटा मोटा आइडिया कि हमारे पास कोई स्केल नहीं है तो वो नापने के लिए फिर हम इससे काम चला सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ऑफ कोर्स, है ना भाई। इस बालिश है, इसको क्या डिफाइन करें हम, बिकॉज ये तो फिक्स नहीं है ना। दूसरा है कि इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज का मतलब ये है कि अब जैसे किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितना कन्वीनियंट साइज है। आप मार्केट जाते हैं सब्जी लेने और कहते हैं कि 1 किलो सब्जी चाहिए, और वो सब्जी इतनी सही आती है कि आप आराम से 1 टाइम 2 टाइम सब्जी बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि किलोग्राम वाली कुछ चीज़ दुनिया में होती ही नहीं, तो फिर और केवल ग्राम होता, तो आपको क्या कहना पड़ता कि भाई मुझे 500 ग्राम सब्जी दे दो, मुझे 1000 ग्राम सब्जी दे दो। बोलने में कितना अजीब लगता हो, है ना। तो किसी को ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई एक काम करते हैं, किलोग्राम नाम देते हैं। बाय द वे किलोग्राम जो है वो ग्राम का ही एक वो है, सब यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 ग्राम तो है वही, लेकिन उसको हमने बोल दिया किलोग्राम। व्हाट आई एम सेइंग, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यूनिट बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, कि भाई हमने इस चीज़ को एक यूनिट मान लिया है, और फिर जो उससे जो कोई चीज़ हम मेज़र करेंगे तो उसमें वो हम उस यूनिट का यूज़ करेंगे। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ नहीं चेंज होनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि अभी 1 किलोग्राम इतना है और बाद में इतना हो जाएगा, नो। इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, यानी आप बार बार कैलकुलेट कर पाएँ वो चीज़। कोई किलोग्राम है, ऑब्वियसली बार बार आप निकाल सकते हैं कितना 1 किलोग्राम है। इट शुड बी इम्पेरिशेबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, ओके, बिल्कुल ख़त्म न होने वाली हो। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई द चेंज इन फिजिकल कंडीशंस, यानी फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से चेंज ना हो। तो कोई भी जो यूनिट है, फिजिकल यूनिट, उस पर प्रेशर, टेम्परेचर, इनका हम इफेक्ट है, ये इससे वो चेंज नहीं होती हैं। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, जो कि होना चाहिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, तभी उसको हम एक फिजिकल यूनिट कंसिडर करते हैं। एंड इट शुड ईजिली बी एक्सेसिबल, ईजिली एक्सेसिबल हो। ऑलराइट, तो फिर ये ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल रटने हैं, आपकी समझने के लिए, ठीक है। आप इनको चीज़ों को पढ़ो, समझो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में पूछेंगे कि भाई फिजिकल यूनिट के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं बताओ, नो, ऐसा नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। यूनिट्स 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं, एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ऑफ कोर्स भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, सीधी बात है। फंडामेंटल यूनिट्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दैट आर इंडिपेंडेंट होती हैं एंड कैनॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स। जैसा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन थी, सिमिलर डेफिनेशन इसकी भी है, ओके। और ये हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेकिन इनके बारे में डिटेल में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और अब है डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का डेफिनेशन लिखा है, बट आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि जो यूनिट्स हैं वो अदर यूनिट की हेल्प से बनती हैं। यूनिट्स मेड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे स्पीड की यूनिट क्या है, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड अगर मैं बात करूं, ये एक डिराइव्ड यूनिट है, इसमें मीटर है, इसमें सेकंड है, ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। फंडामेंटल यूनिट, ओके। तो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से मीटर पर सेकंड बना है। तो कोई भी डिराइव्ड यूनिट है उसको हम फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और हो सकता है कि शुरू में आपको न लगे कि हम कभी कभार नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी डिराइव्ड यूनिट है उसको आप फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगे कि पावर की यूनिट है जूल, वैसे पावर की यूनिट वॉट होती है, लेकिन जूल पर सेकंड भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन जूल तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। जूल तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ये तो हमने ऑनर कर रखा है। जो ग्रेट साइंटिस्ट जूल थे उनके नाम पे जूल रखा है। लेकिन अगर हमें इसे ब्रेक करना हो तो हम ब्रेक कर सकते हैं। इवन पावर की जो यूनिट है ये वॉट है।
लेकिन वॉट एक साइंटिस्ट के नाम पे हमने इसको रखा है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो हम इन्हें ब्रेक कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे फिलहाल क्विकली मैं बता देता हूँ, जैसे जूल है। जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जूल है। ओके, साथ में इसमें एक और सेकंड आ गया। तो इस तरह से ये पूरा पावर हो गया। फिर अब आप इसको सेकंड -3 कर सकते हैं। तो कहने को अगर देखा जाए तो पावर को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है फंडामेंटल यूनिट्स में। किलोग्राम मीटर सेकंड ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ओके, अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा किलोग्राम ये सब ऐसा यूनिट में आती हैं। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी डिराइव्ड यूनिट है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो फोर्स होता है वैसे यूनिट न्यूटन है इसकी, बट एक्चुअल में क्या है अगर हम ब्रेक करके देखें, देखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, मास इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट अगर आप देखें तो ये हो गया है। तो जो 1 न्यूटन अगर हम देखें तो वो एक्चुअल में ये है। ओके, तो ये जो यूनिट है फोर्स की, ये डिराइव्ड यूनिट है। और आप देख सकते हैं हमने फंडामेंटल यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस कर रखा है, फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनाया है। इज इट क्लियर? ओके, तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट लुक में कभी लगे कि ये तो नहीं हो रहा है एक्सप्रेस फंडामेंटल यूनिट्स में, बट हो जाएगा अगर आप उसको कोशिश करें। कोई भी यूनिट फंडामेंटल यूनिट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली सेट ऑफ यूनिट्स होता है और कंप्लीट सेट होता है, यानी उसमें फंडामेंटल से शुरुआत होके फिर डिराइव्ड सबकी यूनिट्स होती हैं। पूरा जो उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल में अगर हम बात करें मीटर सेकंड है ना, साथ में किलोग्राम भी है। डिराइव्ड में बात करें तो मीटर पर सेकंड, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम का यूनिट होता है। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा ये ऐसा सिस्टम के अंडर में आ रहा है। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी एंड डिराइव्ड जो यूनिट्स हैं उनका पूरा कंप्लीट सेट वो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये एक सिस्टम में होने चाहिए, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो अलग अलग सिस्टम कहाँ से आ गए? तो देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम यूज़ होते थे। और उसके बाद फिर जब जो वर्ल्ड है वो इंटीग्रेटेड हुआ, जो नॉलेज है वो एक्सचेंज हुआ, तो पता चला अच्छा उस कंट्री में इस तरह से हम सिस्टम उस कंट्री के लोग ऐसा सिस्टम यूज़ करते थे, इंडियन लोग इस तरह से सिस्टम यूज़ करते थे, ब्रिटिश अमेरिकन लोग ऐसा सिस्टम यूज़ करते थे। तो फिर वो चीज़ इंटीग्रेटेड हो गई। ओके, तो कुछ लोग किसी कंट्री में ये यूज़ करते थे, किसी कंट्री में ये यूज़ करते थे, कहीं पे ये यूज़ होता था, इस तरह से। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, सब बैठे एक टेबल पे और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं जो हम सभी उसको एक्सेप्ट करें, सभी रिकग्नाइज करें। और वो फिर आया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये अलग बात है कि ये जो सिस्टम है इसे हम इसका ही एक्सटेंशन कह सकते हैं। जो इसमें है मीटर किलोग्राम सेकंड वो इसमें भी होते हैं। ओके, सीजीएस सिस्टम जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, है ना। तो सेंटीमीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। ये भी फुट लेंथ, मास पाउंड टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम टाइम सेकंड। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ कि एमकेएस, ये तीन हमारे पास, ये जो एमकेएस ये फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास थी। लेकिन इसके बाद फिर इसमें जुड़ गया इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया उसको एमकेएसए सिस्टम। आपने कहीं कहीं देखा होगा एमकेएसए सिस्टम। उसके बाद फिर इसमें और ऐड हो गया टेम्परेचर, केल्विन। फिर इसमें ऐड हो गया कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसकी यूनिट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। तो फिर क्या किया गया, इसको एक नाम दिया गया। इनकी ये जो यहाँ पर लिखी है ना यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकंड और साथ में ये 4 और, तो ये 7 यूनिट, इसको नाम दिया गया एसआई। ये
सिस्टमे इंटरनेशनले इस तरह से ये नाम है, फ्रेंच है ये, तो उसको शॉर्ट कर रखा है SI। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे जिसमें सेंटीमीटर में चीज़ें हैं। ओके, फुट पाउंड तो बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, इसमें आपको चीज़ें दिख जाती हैं। MKS में ऑफ कोर्स ये तो यही है। देखो, इसके अलावा हमारे पास एक रेडियन है और स्टे रेडियन है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास हैं। फंडामेंटल के अलावा हमारे पास ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। देखो, जो एंगल है उसको प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है, मैंने प्लेन लिखा हुआ है, बट सिंपली हम एंगल जिसे कहते हैं, बेसिकली क्या है, देखो आपने देखा होगा, ये है एंगल, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, इसको हम एंगल कहते हैं, और सिंपली प्लेन एंगल, बिकॉज प्लेन पे बनता है ये, और इसकी यूनिट है रेडियन। ओके, तो अब आर्क को आप L से या S से भी डिनोट करते हैं, S अपॉन R, और इस तरह से, या फिर एक स्मॉल एंगल d थीटा इज ds अपॉन dr, इस तरह से। तो ये एंगल है। ओके, इसकी यूनिट रेडियन होती है, आप जानते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम ले लें इस तरह से, स्मॉल एरिया कोई है DA, एक स्मॉल एरिया, जब भी हम DA लिखते हैं इसका मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है R। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये पूरा एक इस तरह से, ये पूरा एक एंगल इस तरह से बन रहा है, ये गोल आप देख रहे हैं ना, सामने की एरिया इस तरह से, ये एंगल बन रहा है, बिल्कुल 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है ये। इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ये एक सॉलिड एंगल है। और ये अगर निकालना हो तो क्या है, ये एरिया हमें पता होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा। देखो, स्मॉल एरिया हमने लिया है तो उसका एक स्मॉल एंगल है। ओके, डी, इसलिए डी लगाते हैं। डी का मतलब ये कैलकुलस का पार्ट है, वैसे आसान भाषा में समझो कि जब ये डी लगा इसका मतलब स्मॉल होता है, छोटा सा। आपने इसके ऊपर डेल्टा लगा हुआ देखा होगा, तो डेल्टा भी कुछ कुछ ऐसा ही काम करता है जो डी करता है, बट डी और भी स्मॉल है। डेल्टा एक कुछ छोटा सा हिस्सा, लेकिन यहाँ पे अगर डी लग जाए तो ये और भी ज़्यादा स्मॉल, वेरी टाइनी। एनीवे, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एंगल होता है दिस अपॉन दिस रेडियस, और सॉलिड एंगल होता है ये एरिया अपॉन इस लेंथ का स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है रेडियन और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। बहुत रेयरली आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे, मुझे लगता है कि सॉलिड एंगल के क्वेश्चंस तो शायद आपको पूरी 11th एंड 12th फिजिक्स में न देखने को मिले। ये तो ऑफ कोर्स एंगल तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसके शायद न देखने को मिले आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन। तो ये तो अभी आपने पढ़ा और शायद अभी ख़त्म भी हो जाए ये इसी के साथ। ओके, बट फिर भी पता होना चाहिए, यू नेवर नो कब ज़रूरत पड़ जाए, बट 99.99% चांस है कि आप दोबारा नहीं देखेंगे इस चीज़ को। बहुत रेयर केस में कभी दिख जाए तो अलग बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल A1 आपके NCERT की बुक से ही मैंने लिया है। तो यहाँ पर लेंथ, उसकी जो यूनिट है, SI यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, SI यूनिट, ये बेस क्वांटिटीज़ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और ये उनकी SI यूनिट्स हैं। लेंथ की मीटर होती है, सिंबल M है, और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है कि भाई जो मीटर है, symbol M is the SI unit of length. It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum to be this when expressed in the unit meter per second, where the second is defined in terms of cesium frequency. This again, I don't think कि एग्ज़ाम में आपसे इस तरह से कुछ पूछा जाए अपने इंटरेस्ट के लिए, अगर, बट यू नेवर नो, अगेन है ना, पढ़ लो इसे, बट ऐसा पूछा नहीं जाता, ठीक है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस। तो ये बेसिक उनकी डेफिनेशंस हैं। अच्छा, ये जो नंबर है, ये नंबर है 1 सेकंड में इतने मीटर ट्रेवल करती है लाइट वैक्यूम में। ऐसे ही और हैं, आप देख सकते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, सिंबल केजी है, टाइम का इस तरह से आप देख सकते हैं, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड फिर है इसमें टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और ये सब हैं जो SI सिस्टम है उसमें फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो ये सब है, यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, आप इसको देख लेना।
बट आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बाकी आप देख लेना। वेल फाइनली कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, कुछ प्रीफिक्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं और उसके सिंबल्स हैं, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कभी कभार। तो जैसे फॉर एग्जांपल गीगा है, गीगा 10⁹ होता है। तो जब हम बात करते हैं गीगा हर्ट्ज़ की, तो एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं 10⁹ हर्ट्ज़, तो ये है गीगा हर्ट्ज़। अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 गीगा हर्ट्ज़, तो मैं बात कर रहा हूँ 4 × 10⁹ हर्ट्ज़ की। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये फैक्टर दिए हैं, जैसे ये ना फैक्टर है ना ये, तो ये फैक्टर, ये इनको हम ये कहते हैं। तो हर एक से अगर मैं बात करूं 10⁻⁻⁴ डेका, 10⁻² हेक्टो, ये जो हाईलाइट कर रखे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, किलो 10⁻³ मेगा 10⁻⁶ एंड गीगा 10⁻⁹, फिर 10⁻12 होता है टेरा। ओके, और ये हैं जो स्मॉल हैं, जैसे 10⁻⁻1 डेसी है, -2 अगर हम करेंगे तो सेंटी है, जैसे 10⁻⁻2 मीटर, ये होता है सेंटीमीटर। 10⁻³ मीटर मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर ये माइक्रोमीटर होता है, इसको शॉर्ट में से माइक्रोन कह देते हैं। 10⁻⁹ इज नैनो, -12 होता है पीको। ओके, इस तरह से। फिर -10⁻⁻15 इज फेम्टो, फेम्टोमीटर। ओके, अगर आपने देखा होगा, आपने एफएम का भी पढ़ा हो इस तरह से, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वगैरह उस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे बेसिकली, तो वहाँ पे हम इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है बेसिकली। ओके, फेम्टोमीटर, एफएम। आपने फर्मी सुना होगा, 1 फर्मी। जैसे माइक्रोन माइक्रोमीटर है, वैसे फर्मी एक फेम्टोमीटर है, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ये एक फर्मी है, अगर आपने कभी फर्मी सुना हो। ऑलराइट, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होगा अबाउट हमने क्या क्या इस वीडियो में, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, इसी के बारे में हमने पढ़ा। और अब अगले वीडियो में हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। अमेजिंग वीडियो है, आने वाला है, आप उसको भी अच्छे से देखें। सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।